नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके इतिहास के डर को समाप्त करने के लिए आ गए हैं बिल्कुल नए अंदाज में। आज की क्लास में वन शॉट वीडियो होने वाला है जो आपके 12th बोर्ड्स हिस्ट्री के लिए बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है, आपके लिए बड़ा ही सहायक होगा, बहुत ही हेल्पिंग होगा। आज हम पढ़ेंगे ईंटें, मनके और अस्थियां, ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स वाला चैप्टर। बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही जबरदस्त अंदाज में हम पढ़ने वाले हैं। इस अंदाज में कि आपने अगर ये क्लास कंप्लीट ले ली तो आप कभी भी चीजों को भूलोगे नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स हासिल भी करोगे बोर्ड में। फटाफट से लाइक कर देंगे और चलिए अब शुरुआत करते हैं हम हमारे चैप्टर की। दोस्तों तैयार हो जाइए। हड़प्पा सभ्यता प्रारंभिक चरण से हड़प्पा सभ्यता अपने परिपक्व चरण तक कैसे पहुंची, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में इसका आरंभ, आजीविका की रणनीतियां लोग किस प्रकार से अपनाते थे, कृषि प्रौद्योगिकियां क्या थी, उसके अलावा मोहनजोदड़ो के बारे में हम बातचीत करेंगे। जल निकासी व्यवस्था कैसी थी, जिसके लिए कहा जाता है कि जल निकासी व्यवस्था जो है यह विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं इन सब सारी की सारी सभ्यताओं में सबसे विशिष्ट थी, सबसे विशेष थी। घरेलू वास्तुकला के बारे में जानेंगे हम, यानी मोहनजोदड़ो में घर किस प्रकार के होते थे। उसके बाद दुर्ग क्षेत्र, द सिटाडेल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। सामाजिक भेदभाव का कैसे पता चलता है हमें कि समाज में भेदभाव प्रचलित था या उस समय नहीं था। उसके बाद शिल्प उत्पादन कैसे करते थे, शिल्प उत्पादन के लिए जो सामग्री प्राप्त करते थे उनकी रणनीतियां क्या थी, ये जरूर पढ़ेंगे हम। मोहरें थी किस प्रकार की थी, इनका यूज क्या होता था। और रहस्यमयी जो लिपि है हड़प्पन स्क्रिप्ट, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, जो भाव चित्रात्मक लिपि है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। वजन देखेंगे, यानी जो वेट्स होते हैं, यानी जो बाट होते हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। महल और शासक सभ्यता का अंत कैसे हुआ, फिर उसके बाद में कनिंगम का भ्रम, नई तकनीकें, नए प्रश्न, भूतकाल को जोड़ने की समस्याएं और व्याख्या की समस्याएं। जब भी कभी आप ये नाम सुनते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो इतिहास पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी होता है कि उस जगह का माइंड मैप जो है वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए, यानी कि कौन से एरिया की बातचीत की जा रही है। यानी अगर आपके गांव में भी कभी भी कोई बातचीत होती है किसी के घर को लेके, किसी के एड्रेस को लेके, तो आपके जब दिमाग में ये होता है कि हाँ उसका घर उस साइड है, तब आपको मजा आता है वो बात सुनने में भी, और वो बात आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगती है, और उससे संबंधित आप एक दो फैक्ट जो हम वो खुद से भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसी सिलसिले में हम अब बातचीत करते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कहां से कहां तक फैली हुई थी। आप यहाँ लाइट पर्पल कलर के अंदर जो ये एरिया देख रहे हैं, कलर्ड एरिया, ये सारा का सारा एरिया जो है ये किसका है बेटा, ये हड़प्पा सभ्यता का है। ये किसका है, हड़प्पा सभ्यता का है। 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है सभ्यता, बहुत ही प्राचीनतम सभ्यता है। 13,000 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या था, फैलाव था, 13,000 वर्ग किलोमीटर में। अब इसी में आप देखेंगे, जैसे आपको ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, इंडस रिवर, यहां से ये सरस्वती रिवर है, ये इसकी सहायक और भी नदियां हैं। इसके बाद में ये इन नदियों की घाटी में ही स्थित है हड़प्पा सभ्यता, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अब इसको पहले सिंधु घाटी सभ्यता नाम था, फिर इसका हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। किस प्रकार से रखा गया था इसका नाम, यानी अगर हम बातचीत करें कि इतिहास का यह एक नियम है कि जो भी सभ्यता का स्थल हमें सबसे पहले मिलता है, उसी सभ्यता के स्थल के नाम पर हम संपूर्ण सभ्यता का नामकरण कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। तो ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के बारे में आप जानेंगे। लोथल का नाम भी आप सुनते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं आगे हमारे चैप्टर की, और पहली हेडिंग जो है हड़प्पा सभ्यता प्रारंभिक से परिपक्व चरण। हड़प्पा सभ्यता जो है इसके हम चरण पढ़ेंगे, जिसमें पहला एक है प्रारंभिक चरण। तो प्रारंभिक चरण की बातचीत करें तो ये था 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक। कहां से कहां तक था, 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक। एक तो आपको ये याद रखना, ये इसका प्रारंभिक चरण था। इसके बाद में ये सभ्यता धीरे 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 आगे बढ़ती गई और 2600 से लेके और जो 1900 ईसा पूर्व तक का जो समय था, इस समय के बीच में यह सभ्यता जो थी यह मैच्योर हो गई थी, यानी यह एक परिपक्व सभ्यता थी। जो चीजें हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी चीजें हम इसके मैच्योर फेज की पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसका परिपक्व चरण जो है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आगे देखिए, अब ये जो आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, यहां से आपके 12th बोर्ड्स के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा, 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा 12th बोर्ड्स में। और किस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। बड़े वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है, छोटे वाला भी मिल सकता है, लेकिन बड़े वाला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि छोटा क्वेश्चन मिलेगा तो अब आप जब आप बड़े वाला आप याद कर लोगे तो आप छोटे वाला आराम से कर लोगे भाई, ठीक है। देखिए अब इसके बाद में सबसे पहले कुछ पहलू हैं, जैसे निवास, प्रारंभिक सभ्यता में निवास किस प्रकार था, उसके बाद परिपक्व में वो निवास किस प्रकार का हो गया था, नगर नियोजन प्रारंभिक हड़प्पा में कैसा था और परिपक्व हड़प्पा में कैसा हो गया था। तो ये कुछ छोटे छोटे डिफरेंस है, इनको हम अब पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से तैयार हो जाइए, अपनी सीट की पेट यहां जो है ना वो फटाफट से बांध लो, ठीक है।
सबसे पहले हम निवास की बातचीत करेंगे। तो निवास में अगर हम देखें प्रारंभिक हड़प्पा में तो छोटे छोटे गांव थे और छोटे छोटे क्या थे, इसमें कस्बे थे। अगर यही बातचीत हम परिपक्व हड़प्पा की करें तो गांव जो थे ये बड़े हो गए थे, नगरों का ये रूप ले चुके थे और योजनाबद्ध नगर थे, यानी वेरी प्लान्ड सिटी थे। आगे हम पढ़ेंगे कि सड़कें ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, 90 डिग्री के कोण पे काटती थी। तो वो किसका उदाहरण है? ये योजनाबद्ध नगरों का ही उदाहरण है। योजनाबद्ध नगर हो गए थे, जैसे हड़प्पा है, जैसे मोहनजोदड़ो है। फिर नगर नियोजन की बातचीत करें तो यहां पर आंशिक नियोजन ही था, मतलब ज्यादा प्लांट नहीं था पहले। प्रारंभिक हड़प्पा में ज्यादा प्लांट, जो गांव हैं कस्बे हैं, वो ज्यादा प्लांट नहीं थे, उनको अच्छे से नियोजित नहीं किया गया था। मिट्टी की ही ईंटें यूज की जाती थी और जो सड़कें थी वो क्या थी, कच्ची सड़कें थी। फिर जब परिपक्व हड़प्पा के चरण में अपन पहुंचते हैं, वहां पर हम देखते हैं तो ग्रिड पैटर्न पर आधारित सड़कें थी। ग्रिड पैटर्न पर, ग्रिड पैटर्न मतलब एक दूसरे को वैसे 90 डिग्री के कोण पे सड़कें क्या करती थी बेटा, काटती थी। और ढकी हुई नालियां थी, पक्की ईंटों का प्रयोग होने लग गया था, ठीक है, जल निकासी व्यवस्था। इसके बाद में आगे हम देखेंगे कृषि के बारे में बातचीत करें। कृषि के बारे में बातचीत करें तो जो प्रारंभिक हड़प्पा थी इसमें गेहूं जौ की खेती और सीमित अधिशेष होता था। अधिशेष यानी सरप्लस, जो है, जो अनाज है वो आपने उपयोग कर लिया उसका, फिर भी आपके पास में कुछ बचा हुआ है, तो अब आप उसका उपयोग किस में करेंगे, व्यवसायिक कार्यों में कर सकते हैं। उसको बेचकर आप उसके बदले में कोई अन्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो अधिशेष था ये सीमित था, ये लिमिटेड था। लेकिन अगर हम बातचीत करें परिपक्व हड़प्पा की तो इसी में ये जो अधिशेष है, ये अधिशेष क्या हो गया, ज्यादा उत्पादित होने लग गया था, लोगों को ज्यादा फायदा होने लग गया था, वो चीजों का आदान प्रदान और अधिक कर सकते थे। फसलें जो हैं उनमें भी क्या हुआ भाई, परिवर्तन हुआ। कुछ और फसलें भी जैसे जौ, जैसे तिल है, इस प्रकार की, और जैसे कुछ दालें हैं उनका भी उत्पादन होने लगा। फिर पशुपालन की अगर हम बातचीत करें, पशुपालन में बैल, भेड़, बकरी और कुत्ता, ये जो पशु हैं ये सारे के सारे प्रारंभिक हड़प्पा में थे। अब देखो, अब ये कि ये क्या रहे थे भाई, परिपक्व में भी रहे थे, लेकिन कृषि पर अधिक निर्भरता हो चुकी थी। कारीगरी की बातचीत करें, देखो प्रारंभिक में पशुओं पर ज्यादा निर्भरता थी, अब परिपक्व में पशुओं पर तो है ही है, साथ साथ में कृषि पर भी निर्भरता जो है वो लोगों की अधिक हो चुकी थी। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इन पे छोटा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे कि भाई पशुपालन पहलू को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो अंतर ऐसे ही स्पष्ट करना है, बस ये बातें लिख दो जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अपन इस पे आगे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे। कारीगरी की बातचीत करें तो मर्द भांड पर चित्रकारी करते थे, सीमित धातुओं का कार्य किया जाता था। अब उन्नत धातु कर्म होता था, यानी धातुओं से जो कार्य करते थे नेक्स्ट लेवल का काम होता था। बड़ी शानदार डिजाइनें बनाते थे ये लोग। कांसा, सोना और चांदी इस प्रकार की धातुओं का उपयोग किया जाता था, मोतियों का उपयोग किया जाता था कारीगरी के लिए। व्यापार की बातचीत करें तो इसमें स्थानीय आदान प्रदान हुआ करता था, आंतरिक प्लस विदेशी व्यापार। मेसोपोटामिया के साथ में व्यापार के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। कौन से चरण में? परिपक्व हड़प्पा के चरण में मिलते हैं, यानी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है इसमें हमें विदेशों के साथ में व्यापार के साक्ष्य भी मिलते हैं। लेकिन अगर बातचीत करें प्रारंभिक हड़प्पा के बारे में तो स्थानीय आदान प्रदान ही होते थे, यानी ये जो छोटी सी जगह है, यहां से यहां सामान चला गया, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, ये हो गया आपका स्थानीय आदान प्रदान। लेकिन यही बातचीत करें अगर हम परिपक्व हड़प्पा की तो इस समय व्यापार किस प्रकार का हुआ करता था? व्यापार होता था बेटा, विदेशों से व्यापार हो जाया करता था, यानी समुद्र पार व्यापार हो जाया करता था। ओके, इसके बाद में आगे देखें धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की बातचीत करें अगर हम सबसे पहले प्रारंभिक हड़प्पा में तो प्रकृति की पूजा, मातृ देवी की धारणा, मातृ देवी की धारणा प्रचलित थी। उसके बाद आगे मां देवी, पशुपति रूप और अग्नि वेदियां भी हमें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि परिपक्व हड़प्पा के इस चरण में यज्ञ करने का प्रचलन भी था। इसके बाद आगे धार्मिक जीवन हो गया। अब सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन जो है गांव आधारित था इनका, और सीमित शिल्प कला से ये लोग परिचित थे। इसके बाद परिपक्व हड़प्पा में देखें तो ये शहरी संस्कृति थी, जिसे कह सकते हैं नगरीय संस्कृति आप। उसके बाद मूर्तियां मिली हैं, खिलौने मिले हैं, बहुत सारी मुहरें हमें मिली हैं। चलो इसके बाद हम आगे और बातचीत करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, देखो संभावित प्रश्न लिखा हुआ है, आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर एक बार पढ़ेंगे। प्रश्न है आपका कि प्रारंभिक हड़प्पा यानी 3300 से 2600 ईसा पूर्व और परिपक्व हड़प्पा यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच जो मुख्य अंतर हैं, उन मुख्य अंतरों को स्पष्ट आपको करना है। इसका आंसर जो है ये आपको इसका आंसर कंप्लीट मिल जाएगा। ये आंसर कैसा है बेटा? ये आंसर यहीं से लिया गया है, इस आंसर को इस टेबल से ही फॉर्म किया गया है। आप भी ऐसी टेबल बनाएं और उन टेबल से आंसर बनाना सीखें, क्वेश्चंस बनाना सीखें।
इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर जो हैं ये हम आपको हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे, और ये जो कंप्लीट पीपीटी है आज की क्लास की, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही अवेलेबल हो जाएगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है CUET हिमालय एजू हब, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सारे के सारे बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे। सारे के सारे अंतर जो है इसके उत्तर में, ये सारे के सारे अंतर है भाई। अंतरों के बाद में निष्कर्ष भी है कि प्रारंभिक हड़प्पा से धीरे धीरे विकास होते हुए परिपक्व हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत शहरी संस्कृति के रूप में स्थापित हुई। जब आपके सामने कभी भी कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, आप उसका आंसर लिखते हैं, तो ध्यान रखें दोस्तों, आप अंत में निष्कर्ष जरूर लिखेंगे, आप अंत में कंक्लूजन जरूर रखेंगे लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर आपको और अधिक मार्क्स दे, आपको और अधिक मार्क्स हासिल हो, और 12th में आपके बड़ी जबरदस्त परसेंटेज आए भाई, जिससे आपके घर वाले बड़े खुश हो, और जिसकी स्कूटी की मांग है उसको स्कूटी मिले, जिसकी बाइक की मांग है उसको बाइक मिले, जिसकी मोबाइल की मांग है उसको मोबाइल मिले, जिसकी लैपटॉप की मांग है उसको लैपटॉप मिले। तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओगे भाई किसको क्या क्या चाहिए 12th के बाद में, और कितने परसेंटेज की शर्त रखी हुई है। भाई हमारे 12th क्लास में जब हम थे तो हमारे परसेंटेज की शर्त जो थी वो घर वालों ने रखी थी भाई, कितनी, 75% है ना। हम थे साइंस बैकग्राउंड से, तो हमारे 12th में जो परसेंटेज आए वो मैं आपको बता देता हूं, 74.60, मतलब 0.40 से हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाई थी भाई, है ना। इसका हमें आज तक बड़ा खेद है। आरंभ में देखें, अब हड़प्पा जो सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके आरंभ के बारे में बातचीत करते हैं। जैसे परिपक्व हड़प्पा सभ्यता से पहले इस क्षेत्र में कई पुरातात्विक संस्कृतियां विद्यमान थी। जैसे अपन ने परिपक्व से पहले थोड़ा प्रारंभिक के बारे में पढ़ा था, बस उन्हीं की बातचीत ये यहाँ पे कर रहे हैं। इनसे मिट्टी के बर्तन, कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकला के साक्ष्य हमें मिलते हैं, शिल्पकला के प्रमाण हमें मिलते हैं। किन से मिलते हैं भाई, जो ये पुरातात्विक संस्कृतियां थी जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता से पहले विद्यमान थी। कौन से क्षेत्र में विद्यमान थी, जो क्षेत्र मैंने आपको अभी दिखाया है, जो क्षेत्र मैंने आपको अभी मैप पे दिखाया था, एग्जैक्टली वहीं पर ये सारी की सारी सभ्यताएं विद्यमान थी। यहीं पर सारी की सारी सभ्यताएं जो थी ये विद्यमान थी, जो परिपक्व हड़प्पा से पहले थी। तो यहां से हमें शिल्पकला के प्रमाण भी मिले हैं। लेकिन अगर हम बातचीत करें परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की, तो वही जो क्षेत्र है वहीं पर परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन अंतर क्या हुआ, अंतर मैंने आपको अभी सारे के सारे बताए थे, है ना। तो आप वो अंतर जरूर देख लेंगे भाई। जो पहले की संस्कृतियां थी, जो पहले की सभ्यता थी, वो क्या थी, थोड़ी ग्रामीण प्रवृत्ति की थी। लेकिन अब कैसी हो गई भाई, अब हो गई नगरीय सभ्यता। जब हम बातचीत करेंगे किससे, 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 तक की। उसके बाद आगे बस्तियां छोटी थी और बड़े भवन भी हमें नहीं मिलते हैं। ये किस चीज की बात हो रही है, ये पहले की जो प्रारंभिक सभ्यता है। लगभग 7000 ईसा पूर्व की प्रारंभिक कृषि समुदायों से हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। फिर धीरे धीरे ये संस्कृति जो है ये परिपक्व होती चली गई थी। 7000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के आसपास इसका उदय हुआ था। ये लोग जो है कार्य करने लगे थे, है ना, शिल्पकला में थोड़े थोड़े निपुण होने लगे थे। और जब ये अपने चरम पे पहुंची, वो समय था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का, जिसे कहा जाता है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। परिपक्व सभ्यता हड़प्पा यानी इसका शहरी चरण धीरे धीरे हुए विकास और आंतरिक परिवर्तन का ही क्या था, एक परिणाम था। क्षेत्र वही था, लोग धीरे धीरे डेवलपमेंट करने लगे, लोग धीरे धीरे चीजों में और अधिक कारीगरी जो है वो शानदार कारीगरी करने लगे। इसकी वजह से यही सभ्यता, यही जो जिसे हम प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते थे, वही एरिया जो है वो बदल चुका था किसमें, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में, जो ग्रामीण सभ्यता से बन चुकी थी कैसी, एक नगरीय सभ्यता। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे है आजीविका की रणनीतियां की। उस समय लोग आजीविका के लिए कैसी रणनीतियां अपनाते थे। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति प्रारंभिक हड़प्पा क्षेत्रों से विकसित हुई थी। जो ये बात हम तीसरी बार चौथी बार कर रहे हैं, है ना। ये अपनी कौन सी स्लाइड है, जो भी स्लाइड है, लेकिन ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि जो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति है, जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है, वह कैसे बनी थी, वह कैसे बनी थी। प्रारंभिक हड़प्पा के जो क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे विकसित होते गए, धीरे धीरे विकसित होते गए, और उसी का परिणाम क्या था कि परिपक्व हड़प्पा सभ्यता बन गई। हड़प्पावासी पौधों और पशुओं, इन दोनों के ऊपर निर्भर रहा करते थे। पौधों पर भी थे, वनस्पति पर भी निर्भर थे, और पशुओं के ऊपर भी निर्भर थे। अनाज की अगर बातचीत करें हम, यानी पौधों में अगर हम देखें तो अनाज की बातचीत करें, गेहूं, जौ, मैसूर, चना, तिल, गुजरात से बाजरा, चावल जो है ये बहुत कम मिलता है। तो ये जो एक फैक्ट है इसको याद कर लेना भाई। आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, तो यहां से क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वाला आ सकता है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे भाई। इसके बाद आगे पशुपालन में अगर बातचीत करें हम, तो जैसे गाय है, जैसे बैल है, जैसे भेड़ है, जैसे बकरी है, जैसे भैंस है, जैसे सुअर है, तो इस प्रकार के पशुओं के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो पशुओं के साक्ष्य किस प्रकार से मिलते हैं, सर पशु अब तक जिंदा थे, नहीं, उत्खनन में पशुओं की हड्डियां मिलती हैं, और हड्डियां मिलती हैं तो उनसे पता लगाया जाता है कुछ कौन से पशु की हड्डी है। उससे यह पता लगता है कि उस समय के लोग किस प्रकार के पशुओं का प्रयोग किया करते थे। जंगली जानवरों में बातचीत करें तो जंगली सुअर,
जंगली हिरण, घड़ियाल आदि की क्या मिली है, हमें हड्डियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि जंगली जानवर भी उस समय थे भाई। फिर मछली और पक्षियों के अवशेष भी हमें मिलते हैं। उसके अलावा आहार संबंधी जानकारी पुरातन वनस्पति वैज्ञानिक, आर्कियोबोटनिस्ट और प्राणी विज्ञानी के अध्ययन से हमें मिलती है। किसकी जानकारी बेटा, आहार से संबंधित कि ये लोग क्या क्या उस समय खाया करते थे। अब ये लोग जो खाते थे उनमें देखो पौधे भी शामिल थे, जैसे ये अनाज हो गए, है ना। लोग मांसाहारी भी थे, मांसाहारी तो इसलिए जानवर भी हो गए। तो आहार संबंधी जो जानकारी जुटाते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, उनको बोलते हैं पुरातन वनस्पति वैज्ञानिक और प्राणी विज्ञानी। क्या बोलते हैं, पुरातन वनस्पति वैज्ञानिक या फिर प्राणी विज्ञानी उनको कहा जाता है। ये फैक्ट और अच्छे से याद रखेंगे, एमसीक्यू में बोर्ड्स में काम आने वाला है। इसके बाद अब कृषि प्रौद्योगिकी जो है उनकी बातचीत करेंगे बेटा। अनाज की प्राप्ति से कृषि का प्रमाण मिलता है। अब जहां अनाज मिलेगा तभी तो पता लगेगा कि यहाँ कृषि हो रही है, ऐसे थोड़ी ना पता लगता है कि यहाँ पे कृषि हो रही है, अनाज मिल ही नहीं रहा तो फिर कैसे बोल दोगे कृषि हो रही है। भाई जैसा जहां पे प्रमाण मिलेगा हमें, जैसा जहां पे एविडेंस मिलेगा हमें, तभी तो पता लगता है ना। सीआईडी वगैरह आप सबने देखा होगा, है ना। जब भी कोई मर्डर वर्डर हो जाता है वो लोग चेक करने के लिए जाते हैं, तो वहां चाकुआ को मिलता है, पता लगता है हाँ ये तो मर्डर हुआ है, सही है कि नहीं है ना। तो जिस प्रकार का हथियार मिलता है उस प्रकार से वो लोग क्या करते हैं, उसकी जांच करते हैं कि बंदूक मिली है तो कौन सी गोली चली होगी, या गोली मिली है तो ये किस प्रकार की बंदूक से गोली निकली होगी, है ना। यहां से मारी है तो यहां से कैसे निकली, फिर कुछ तो गड़बड़ है, बताइए आपको, है ना। दरवाजा तोड़ो, देखते हो सारे के सारे, देखा करो, लेकिन अभी नहीं, अभी बोर्ड्स के बाद में देखना, ठीक। आगे, अनाज की प्राप्ति से कृषि का प्रमाण मिलता है, परंतु वास्तविक तकनीक जानना क्या है, कठिन है कि किस प्रकार से ये लोग कृषि किया करते थे। भाई ये तो पता चल गया अनाज मिला है तो कि कृषि तो करते थे, लेकिन उस समय कृषि करते कैसे थे, उसमें ट्रैक्टर थे, मतलब आज की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या उस समय थी, नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी यार। तो ये लोग किस प्रकार से कृषि करते थे। मोहरे और मिट्टी की मूर्तियों से बैल के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। तो ये इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि यार ये जरूर बैल का उपयोग करते होंगे कृषि के लिए, हल चलाने के लिए। संभवतः हल चलाने में बैलों का ही प्रयोग किया जाता था। जैसा इतिहासकारों ने क्या बताया भाई कि जनरली जो हल है वह चलाने के लिए किनका उपयोग करते थे, बैलों का ही उपयोग करते थे। मिट्टी के हल के मॉडल चोलिस्तान और बनावली हरियाणा से, नोट कर लो इस बात को भाई, इस बात को नोट कर लो, बनावली से मिट्टी के हल के साग से हमें कहां से मिलते हैं, बनावली से मिलते हैं। लिख देता हूं यहां पे मैं फिर से, मिट्टी से बने हल के साग से, मिट्टी से बने हल के साग से, या आप कह सकते हैं प्रमाण कहां मिले हैं बेटा, बनावली। और बनावली भारत के कौन से राज्य में है वर्तमान में, हरियाणा में। तो यह भी आपको याद रखना है, कहां पे दोस्तों, हरियाणा में, ठीक है। बनावली, मिट्टी का बना हल, याद रखोगे बनावली से। चलिए भाई आगे देखते हैं। कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान में। हल से जुते खेत के प्रमाण हमें यहां पे मिलते हैं, हल से जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलते हैं। इसके अलावा खेत में दो दिशाओं में हल की रेखाएं थी, जिससे एक साथ दो फसलें बोई जाती थी। इस निष्कर्ष पे इतिहासकार पहुंचे हैं। किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं भाई हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, कि जब उन्होंने कालीबंगा में सबसे पहले तो उन्होंने जुते हुए खेत को देखा, जुते हुए खेत को देखने के बाद वो और गहराई से जांच करने लगे, तब उनको पता लगा कि यार खेत में दो दिशाओं में हल की रेखाएं बनी हुई हैं, जिससे इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि एक साथ दो फसलें उगाने का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है मेरे बच्चों, कालीबंगा से। तो मिट्टी का हल कहां मिलता है, बनावली से। एक साथ दो फसलें उगाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है। फसल कटाई के लिए जो उपकरण प्रयोग में किए जाते थे, पत्थर के ब्लेड लकड़ी में जड़े हुए थे। पत्थर के जो ब्लेड होते हैं, आपने देखा होगा पत्थरों को कई बार पहना करते हैं ना। अब तो आजकल तो दाढ़ी वाड़ी करने के लिए वो रेजर आने लग गए। पुराने जमाने में जब रेजर नहीं थे तो पत्थर को घीस घीस के उसी से काट दिया करते थे, समझ रहे हो मेरी बात। तो जड़े हुए या धातु के जो औजार हैं इनका प्रयोग किया जाता था। आज के समय में भी हम पत्थर की बहुत सारी पैनी वस्तुओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं एक बार जरूर बताओगे, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। अधिकांश स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में थे, इसलिए सिंचाई की क्या थी दोस्तों, आवश्यकता थी। कि अब हड़प्पा सभ्यता जो है, इसके सारे के सारे स्थल जो हैं वो ऐसे नहीं थे कि हर जगह पानी की व्यवस्था थी, कुछ अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी थे, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता थी, इरिगेशन की आवश्यकता थी। तो सिंचाई किस प्रकार से की, सिंचाई के हमें क्या साक्ष्य मिले हैं ये जानना बड़ा जरूरी है दोस्तों। शोरतुगई अफगानिस्तान में नहरों के प्रमाण याद कर लेना, हड़प्पा सभ्यता में नहरों के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं, शोरतुगई अफगानिस्तान से। कहां से मिले बेटा, शोरतुगई अफगानिस्तान से। पंजाब सिंध में हमें नहीं मिलते नहरों के प्रमाण, कुओं से पानी निकालकर सिंचाई की जाती थी। धोलावीरा गुजरात में हमें जलाशय मिले हैं। जलाशय कहां, धोलावीरा गुजरात में, जो पानी संग्रह के लिए उपयोग किए जाते थे। अब जो आगे वाला ये जो पोर्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे सबसे पहले अपन ने प्रारंभिक
प्रारंभिक के साथ साथ में हमने जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो उसको समझा, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था पीपीटी में, और ये जो कंप्लीट पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिलने ही वाली है। अगर आप और भी इस चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं, संभावित प्रश्न चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी जिस प्रकार की मांग होगी उसी प्रकार से हम आपको मैटर जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे बेटा। अब मोहनजोदड़ो एक योजनाबद्ध नगर है, एक प्लान्ड सिटी है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मोहनजोदड़ो देख रहे हैं, तस्वीर शायद काफी सुंदर लगी होगी आपको, अब बड़ा मजा आने वाला है आपको। सबसे प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो है, हालांकि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा। कब खोजा गया? 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो। 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो। हड़प्पा को खोजने वाले दयाराम साहनी थे और मोहनजोदड़ो खोजने वाले आरडी बनर्जी थे, यानी राखलदास बनर्जी 1922 में। तो पहले कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कौन सा स्थल रहा बेटा? मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो जो है ये दो भागों में बटा हुआ था। एक दुर्ग क्षेत्र, ये ऊंचा और छोटा भाग था, मिट्टी की ईंटों के प्लेटफॉर्म पर बना, चार दीवारी से घिरा। आप देखेंगे ये वाला बीच वाला जो क्षेत्र है आप देख रहे होंगे, ये दुर्ग क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है बेटा? ये दुर्ग क्षेत्र है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। निचला नगर, बड़ा और नीचा भाग, यह भी दीवार से घिरा हुआ था, यानी दुर्ग क्षेत्र के लिए भी दीवार बनी हुई थी और जो निचला नगर था उसके लिए भी अलग से दीवार बनी हुई थी। निर्माण हेतु विशाल श्रमिक बल लगाया गया था, यानी इनके निर्माण के लिए बहुत ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ी होगी। केवल नींव भरने में ही लाखों दिन लगे थे और दिनों के साथ साथ में खूब सारे व्यक्ति भी लगे थे। पहले योजना बनाई गई, भाई कोई भी काम करते हैं पहले योजना बनाई जाती है। आजकल आप देख रहे होंगे कोई भी घर वगैरह बनाता है, मकान में सबसे पहले किसके पास जाते हैं? इंजीनियर के पास जाते हैं कि भाई सब नक्शा बना के दो एक बढ़िया सा। तो इस प्रकार से एक योजना बनाई गई और फिर उसी के अनुसार निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ किया गया। ईंटें चाहे कच्ची हो या पक्की, सब मानक अनुपात। ईंटों का अनुपात क्या था? 1, 2, 4, इस अनुपात में ईंटें बनी हुई होती थी। देखो जब भी आप बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखते हैं और इस प्रकार के आप फैक्ट्स लिखते हैं तो प्लीज आप उनमें ऐसे फैक्ट को जरूर मेंशन किया करें कि जैसे आप ईंटों के बारे में जानकारी लिखेंगे तो आप ईंटों का अनुपात लिख दिया करें। एग्जामिनर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इससे पता लगता है कि हाँ बच्चा बहुत पढ़ रहा है, बच्चे ने बहुत मेहनत किया और एग्जामिनर बच्चे को मैक्सिमम मार्क देने की कोशिश भी करता है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं आपको बताता रहूंगा समय समय पर कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में शानदार मार्क्स आपको हासिल करने हैं, किस प्रकार से आपको स्मार्टनेस दिखानी है अपने आंसर राइटिंग में। यह योजनाबद्धता सभी हड़प्पा नगरों में क्या करती है बेटा? हमें दिखाई देती है। अब जल निकासी व्यवस्था की बातचीत करें अगर हम, तो हड़प्पाई नगरों की सबसे खास विशेषता थी सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली। निचले नगर की सड़कें ग्रिड पैटर्न में सीधी और समकोण पर काटती हुई बनी थी। पहले नालियां बनाई गई और फिर उनके किनारे घर बनाए गए थे। पहले नालियां बनी, फिर उनके पास में घर बने थे और उन सभी घरों को नालियों से जोड़ दिया गया था। हर घर का एक हिस्सा सड़क से जुड़ा होता था ताकि घरेलू गंदा पानी नालियों में जा सके। एक हिस्सा सड़कों से जुड़ा हुआ था और वो नालियां घरों से जुड़ी हुई होती थी ताकि घर का जितना भी गंदा पानी अपशिष्ट पदार्थ है वो सारे के सारे नालियों से जा सके। ये आप यहाँ पे फोटो में भी देख रहे होंगे भी ढकी भी होती थी ये नालियां। इसके बाद घरेलू वास्तुकला की, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बातचीत करें मोहनजोदड़ो में ही, तो आप इस तरफ एक घर की तस्वीर देखेंगे। पहले आप ये तस्वीर ढंग से देख लें और साथ साथ में आप जो थ्योरी यहाँ पे बोर्ड में मैंने लिखी हुई है पॉइंट्स आप जरूर पढ़ेंगे। जैसे निचला नगर, घर अक्सर आंगन के चारों ओर बने थे, यानी घर की बातचीत करें तो कमरे की बातचीत यहाँ पे हो रही है कि जो रूम थे वो सारे के सारे रूम आंगन के चारों तरफ बने हुए थे, कमरे बने हुए थे। आंगन में किस प्रकार की गतिविधियां होती थी? खाना बनाना है, बुनाई करना है, तो इस प्रकार की गतिविधियां घर के लोग बैठ के करते थे, बातें करते थे और गप्पे लड़ाते थे। और जैसे आप लोग आजकल वेब सीरीज देखते हो, उस समय वेब सीरीज चलती थी क्या? चलती थी, चलो ठीक है, फिर वेब सीरीज भी देखते थे। गोपनीयता का यहाँ पे ध्यान रखा गया था। गोपनीयता यानी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। किस प्रकार से प्राइवेसी का ध्यान? कि भाई जो निचला फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर है, उसमें खिड़कियां ही नहीं थी, उसमें खिड़कियां नहीं थी कि कोई खिड़कियों से झांक के ना देख ले। तो खिड़कियां कहां थी? इससे ऊपर वाले फ्लोर में, है ना। कुछ घर जो है वो डबल स्टोरी भी मिलते हैं, ठीक है, यानी 2 मंजिला भी मिलते हैं। तो जो 2 मंजिला घर मिलते हैं उनमें हम देखते हैं कि जो ऊपर वाली मंजिल है उसमें खिड़कियां भी बनी हुई है, लेकिन नीचे वाली मंजिल जो ग्राउंड फ्लोर है उस किसी भी घर में खिड़कियों के अवशेष नहीं मिलते हैं बेटा। गोपनीय का ध्यान रखा जाता था। जमीनी स्तर पर दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। जमीनी स्तर ग्राउंड फ्लोर पे मुख्य द्वार से अंदर का सीधा दृश्य दिखाई नहीं देता था कि जो मेन गेट है, अब यहाँ मेन गेट पे खड़ा होकर कोई अंदर का दृश्य देख ले, पॉसिबल ही नहीं था, अंदर का दृश्य नहीं दिखता था। मेन गेट के जस्ट सामने एक दीवार बना देते थे, फिर इसके साइड में जाओ, फिर ऐसे जाओ और फिर जाके आंगन आता था, है ना। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखा गया था। हर घर में ईंटों का बाथरूम था। बाथरूम में क्या लगाई गई थी? ईंटें लगाई गई थी। नालियों से जुड़ा जल निकासी था और कुछ घरों में सीढ़ियां और ऊपरी मंजिल छत तक पहुंचती। कुछ घरों में सीढ़ियां बनी हुई थी जिनसे क्या करते थे? ऊपरी मंजिल तक लोग जा सकते थे। कई घरों में कुएं, कुछ बाहरी उपयोग के लिए भी। कई घरों में हमें कुछ कुओं के अवशेष मिलते हैं, किसी को पानी पीना हो तो वो बाहर से ही पानी पी के
चला जाए भाई, बाहर से ही पानी पी के चला जाए। मोहनजोदड़ो में कुल लगभग 700 कुएं थे, ये बहुत अच्छा फैक्ट है ना। तो इस प्रकार जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मोहनजोदड़ो के बारे में लिखो, तो मोहनजोदड़ो के बारे में जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे एक दुर्ग है, एक निचला नगर है, किस प्रकार से दुर्ग को 4 दीवारी से घेरा गया था, निचले नगर का क्या महत्व था, जल निकासी व्यवस्था कैसी थी, कितने कुओं के अवशेष हमें मिलते हैं। तो ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। घर किस प्रकार के थे, गोपनीयता का ध्यान किस प्रकार से रखा जाता था, ये सारी की सारी बातें आपको बेटा एग्जाम में लिखनी होती हैं। अब दुर्ग क्षेत्र के बारे में, सिटाडेल के बारे में बातचीत करें। दुर्ग क्षेत्र में विशेष सार्वजनिक निर्माण पाए गए हैं। प्रमुख निर्माण इसमें गोदाम, वेयर हाउस और महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, ये दोनों चीजें मिलती हैं हमें। अब ग्रेट बाथ की बातचीत करें तो बड़ा आयताकार टैंक है, चारों ओर गलियारे से यह घिरा हुआ है। गलियारा यानी कॉरिडोर से, चारों ओर क्या है इसके, कॉरिडोर बना हुआ है। उत्तर और दक्षिण में 2 सीढ़ियां। टैंक को जलरोधक बनाने के लिए ईंटों और जिप्सम का प्रयोग किया गया है। टैंक को जलरोधक बनाने के लिए, वाटरप्रूफ बनाने के लिए क्या किया गया है, मतलब पानी का रिसाव ना हो इसलिए ईंटों का और जिप्सम का उपयोग अधिक से अधिक किया गया है। ईंटों का और किसका उपयोग किया गया है मेरे बच्चों, जिप्सम का उपयोग किया गया है। 3 तरफ कमरे और एक में बड़ा कुआं मिलता है हमें। टैंक का पानी बड़े नाले में जाता था, मतलब एक प्रकार का स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल के साइड में कमरे बनाए हुए हैं कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए। ठीक है, एक अलग से बड़ा बाथरूम बनाया गया है कि भाई स्विमिंग पूल में स्नान करने के बाद आप बाथरूम में भी स्नान कर सकते हो, है ना। तो आजकल के जो मॉडर्न स्विमिंग पूल है वैसा स्विमिंग पूल कहां से मिला हमें, मोहनजोदड़ो, जिसको क्या बोलते बेटा, महान स्नानागार, ग्रेट बाथ। उत्तर में 8 बाथरूम वाला छोटा भवन हमें मिलता है जिसमें 8 बाथरूम, प्रत्येक से नाला गलियारे से जुड़ा हुआ होता है ना। तो प्रत्येक का नाला जो है वो किससे जुड़ा है, गलियारे से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आगे संरचना की विशेषता और स्थान देखकर इसे विशेष धार्मिक स्नान के लिए माना जा सकता है ना। जब इसकी हम विशेषता देखते हैं, किसकी भाई संरचना देखते हैं, गोदाम की संरचना देखते हैं, महान स्नानागार की संरचना देखते हैं, मोहनजोदड़ो के घरों की संरचना देखते हैं, तो हमें लग सकता है कि विशेष धार्मिक स्नान के लिए किसको बनाया गया है भाई, महान स्नानागार को बनाया गया है। यहाँ पे सिर्फ अनुष्ठान धार्मिक स्नान की बातचीत हो रही है इसलिए हम सिर्फ स्नानागार के लिए ही बोलेंगे भाई। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं हम अगला, सामाजिक भेदभाव का पता किस प्रकार से चलता है। ये देखिए, सबसे पहले समाधियां। पुरातत्ववेदा समाधियों का अध्ययन करके सामाजिक और आर्थिक भेद जानने की कोशिश करते हैं। हड़प्पाई समाधियां आमतौर पर किसमें होती हैं, गड्ढों में यानी गर्तों में होती हैं। इसके बाद कुछ गड्ढे ईंटों से बने होते थे, कुछ ईंटों से नहीं बने होते थे। संभवतः सामाजिक भेद का यह एक संकेत है कि कुछ गड्ढे जो है कुछ में ईंटें लगी हुई होती थी, कुछ में ईंटें नहीं लगी हुई होती थी। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि सोशल डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक व्यक्ति को ईंटों से बने हुए गड्ढों में दफनाया गया है, एक व्यक्ति को बिना ईंटों से बने हुए गड्ढे में दफनाया गया है। इसका मतलब सामाजिक डिफरेंस है। कुछ समाधियों में मिट्टी के बर्तन, आभूषण और सजावट पाई गई है और कुछ में नहीं पाई जाती है। सजावट वगैरह पाई गई है, कहीं पे बर्तन, कहीं पर कुछ गिफ्ट पाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यार ये आदमी बड़ा अमीर आदमी होगा या इसे विलासिता की वस्तुएं जो है इनका बड़ा शौक होगा। उदाहरण क्या है, हड़प्पा के कब्रिस्तान में पुरुष के सिर के पास शंख की 3 अंगूठियां मिली, जैस्पर का मनका मिला, सैकड़ों छोटे मनके मिले। कुछ में तांबे के आईने भी मिले हैं कि डेड बॉडी जो है, डेड बॉडी के साथ में तांबे का आईना रख दिया गया है। हड़प्पा है ना, तांबे का आईना उसके पास रखा होगा, जिसको यूं सारे दिन यूं बाल बना रहा है, सारे दिन शीशा पकड़ रखा है, बोले चलो ठीक है ये मर गया तो इसके साथ में एक आईना भी दे देते हैं। हड़प्पावासी मूल्यवान वस्तुएं मृतकों के साथ नहीं रखते थे, है ना, कितने चालाक लोग हैं, है ना। मूल्यवान वस्तुएं मृतकों के साथ नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है भाई साहब, इसलिए नहीं रखनी है कोई निकाल के ले जाएगा, है ना। तो मूल्यवान वस्तुएं हमें नहीं रखेंगे भाई। इसके बाद आगे विलासिताएं और सामाजिक भेद, इसी में चल रहा है। पुरातत्ववेत्ता सामान्य उपयोग और विलासिताओं के आधार पर सामाजिक भेद का अध्ययन करते हैं। सामान्य उपयोग की वस्तुएं जैसे पत्थर, मिट्टी आदि से बने बर्तन, सुई, हाथ के उपकरण। विलासिताएं क्या होती हैं, विलासिता की वस्तुएं दुर्लभ और महंगे या जटिल तकनीक से बनी वस्तुएं जैसे फेयंस के छोटे बर्तन और सोना, ये विलासिता की वस्तुओं में आती हैं। लग्जरियस आइटम्स, जिनको आप लग्जरियस आइटम बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बातचीत करें तो विलासिताएं मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े नगरों में पाई गई थी। छोटे छोटे गांवों में लग्जरियस आइटम जो है वो नहीं पाए गए थे। आज भी आप देखेंगे तो जितने बड़े सिटी होंगे उनमें उतनी ही लग्जरी गाड़ी आपको मिल सकती है। छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहां पर आपको उतनी लग्जरी गाड़ी नहीं मिलेगी। तो बस वही बात है कि किस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन था। तो बड़े बड़े नगर जो थे वहां पे हमें लग्जरियस आइटम जो है वो ज्यादा मिलते हैं, बल्कि जो छोटे जो गांव कस्बे हैं वहां पर नहीं मिलते। कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुएं यदि दुर्लभ सामग्री से बनी हो तो इन्हें विलासिता माना जा सकता है। सोना दुर्लभ और मूल्यवान था, इसलिए सोने को किस में रखा गया है, विलासिता की वस्तुओं में रखा गया है। दोस्तों आगे देखिए नेक्स्ट। अब शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन में सबसे फेमस चहुंदड़ो, एक छोटा सा नगर जो मुख्यतः शिल्प उत्पादन यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध था। यहां मन के यानी बीड्स बनाने का कारखाना, शंख काटने, धातु का कार्य करने, मुहर और बाट बनाने का काम होता था। कहां पे, चहुंदड़ो में। तो शिल्प उत्पादन के लिए हड़प्पा में सबसे फेमस जगह कौन सी है, चहुंदड़ो। कमेंट सेक्शन में बताएंगे चहुंदड़ो कौन सी जगह है भाई। मनके बनाने में कार्नेलियन यानी एक लाल पत्थर है कार्नेलियन के मनके,
है ना, आपने पढ़ा होगा कार्नेलियन के मन के, बस उसी की बातचीत हो रही है। एक लाल कलर का पत्थर था, जैस्पर क्वार्ट्ज सेलखड़ी स्टेटाइट, जिसे राजस्थान से प्राप्त किया गया था। कहां से बेटा? राजस्थान से। अब देखो जितने आइटम हैं जिनसे जो चीजें बनाई जा रही हैं, अब इनको कहीं से तो प्राप्त करते होंगे, कच्चे माल को कहीं से तो लाते होंगे। अब देखो आपके गली में, आपके मोहल्ले में कभी कभी रद्दी वाला आता होगा, है ना, कि पुराने अखबार दे दो, या फिर पुरानी बुक्स वगैरह हैं, पुरानी नोटबुक वगैरह, बुक्स वगैरह नोटबुक वगैरह अपनी नहीं देनी चाहिए, अखबार वगैरह देते हो, चलो ठीक है चलता है ये तो उसका वो कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। यानी उन्होंने हमसे कच्चा माल लिया, कच्चा माल लेने के बाद वो कुछ ना कुछ उत्पादन जरूर करेंगे, उसका कहीं ना कहीं उपयोग जरूर करेंगे, मशीनरी का उपयोग करके, और उसको एक अच्छे आइटम में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद आगे उनकी आकृतियां गोल, बेलनाकार, डिस्क आकार आदि होती थी, और कुछ पर नक्काशी या रंग भी किया जाता था। ठीक है, तो जो मन के होते थे उनकी आकृति अलग अलग हो सकती थी। सेलखड़ी नरम होने से आसानी से ढल जाता था, जबकि कठोर पत्थरों से ज्यामितीय आकार बनाए जाते थे। कार्नेलियन को लाल रंग देने के लिए उसे पकाया जाता था। कार्नेलियन जो था उसको लाल रंग क्यों दिया जाता था? उसको बार बार पकाते थे, बार बार पकाते थे, फिर उसका रेड कलर हो जाता था। विशेष ड्रिल, कुछ बोरर्स मिले हैं हमें, है ना, ड्रिल मिले हैं कि भाई मनकों में छेद भी करते थे तो ड्रिल भी चाहिए। चौहदड़ो, लोथल और धोलावीरा में मिले, तो ड्रिल वो वाली नहीं जो आजकल चलाते हैं ऐसे लगा के दर 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 दर, वो ड्रिल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ड्रिल पहले होती थी एक छेद निकालने की मशीन, उसको टिकाया, उसकी एक रस्सी बंदी होती थी, उस रस्सी को खींचते थे तो वो क्या करती थी? छेद निकाल देती थी। उस ड्रिल की बातचीत हो रही है। ये कहां से मिले? लोथल, चौहदड़ो, लोथल और धोलावीरा में। नागेश्वर और बालाकोट जो है ये समुद्र के किनारे स्थित है, यहाँ संघ के हमें अवशेष मिलते हैं। तैयार मनके और वस्तुएं बड़े नगरों जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है यहां पर भेजी जाती थी। शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे होती थी? अब भाई कोई भी चीज बन रही है, अब कोई चीज, मान लो जूते बन रहे हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे जूते बन रहे हैं? मान लो कोई फैक्ट्री है, वहां जूते बन रहे थे, अब वो फैक्ट्री खत्म हो चुकी है ना, वहां जूते बनने बंद हो गए, सारा माल वहां से उठ चुका है। अब आपको वहां भेजा जाता है, बोला जाता है कि पता करो कि यहाँ क्या चीज बन रही थी, तो आपको वहां पे मान लो जूते का कोई शोल मिल गया, ठीक है, जूते के लेसेस मिल गए, तो आप पता लगा लोगे ना ऐसे कि यार शोल मिल रहा है, बार बार हमें लेसेस मिल रहे हैं अलग अलग कलर के, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहे थे? जूते बन रहे थे, है ना। तो इसी प्रकार से शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे होती है कि जो कच्चा माल है या फिर जो चीज तैयार हो चुकी है, उस तैयार करने में जो अपशिष्ट पदार्थ, जो अपशिष्ट चीजें बाहर बची हुई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, वो चीजें वहीं बिखरी रहती थी, और वो चीजें पुरातत्ववेताओं को मिली है, इतिहासकारों को मिली है, जिससे उन्होंने एक विश्लेषण यह निकाला है कि भाई शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान, जो तैयार वस्तुएं थी वहां पर कुछ ना कुछ सामान रह जाता था, छोटे छोटे अवशेष रह जाते थे, उससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज बनाई जाती थी। किसी स्थान को शिल्प उत्पादन केंद्र पहचानने के लिए पुरातत्वविद कच्चा माल यानी जैसे पत्थर, शंख, तांबा, औजार, अधूरे सामान और सबसे अहम कचरे की तलाश करते हैं, है ना, वेस्ट की तलाश करते हैं। कचरे की तलाश से भी पता लग जाता है कि भाई जहां जिस चीज का ज्यादा काम होगा कचरे में वही चीजें ज्यादा होंगी। शंख या पत्थर काटने पर जो छोटे छोटे टुकड़े बचते थे वे वहीं मिल जाते हैं, है ना। देखो कचरे के बाद जैसे आलू की सब्जी आपके घर में बन रही है, आपको बताएंगे नहीं कि भाई आज घर में आलू की सब्जी, आपको बोलेंगे कि आप तो पता करके बताओ। आप जाओगे डस्टबिन में देखोगे आपको आलू के छिलके मिलेंगे, आप पता लगा लोगे कि अरे आलू की बनाई आज, तो बस वही बात है। बड़े टुकड़े कभी छोटे सामान बनाने में काम आते थे, पर छोटे टुकड़े जो है वो वहीं पर रह जाते थे। बड़े बड़े टुकड़ों से सामान बना लिया जाता था, सामान तैयार हो जाएगा, छोटे टुकड़े वेस्ट होते थे, उनको वो वहीं फेंक देते थे। इनसे पता चलता है कि छोटे केंद्रों के साथ साथ बड़े नगरों जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में भी शिल्प उत्पादन हुआ करता था। लेकिन शिल्प उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है बेटा? चौहदड़ो है। सामग्री प्राप्त करने की रणनीति, अब कच्चा माल कैसे आता था? शिल्प उत्पादन के लिए अलग अलग सामग्री चाहिए थी। मिट्टी स्थानीय रूप से मिल जाती थी, लेकिन पत्थर, लकड़ी और धातु बाहर से लाने पड़ते थे। बैलगाड़ी जिसके खिलौना मॉडल मिले हैं जमीनी परिवहन का प्रमुख साधन था। साथ ही सिंधु और उसकी सहायक नदियां, समुद्री रास्ते भी क्या होते थे बेटा? इस्तेमाल होते थे। उपमहाद्वीप और उसके परे से प्राप्त सामग्रियां कैसे थी? हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए सामग्री अलग अलग जगहों से लाते थे। उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट जैसी बस्तियां बसाई, जहां से उन्हें क्या मिलता था? शंख मिलता था। अफगानिस्तान का शोरतुगई जो है ये लाजवर्द मणि लेपिस लाजुली नीला पत्थर होता था, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो शोरतुगई से नहरों के प्रमाण मिलते हैं, शोरतुगई से लाजवर्द मणि। लोथल के पास कार्नेलियन, भरूच, सेलखड़ी राजस्थान गुजरात और धातु राजस्थान से हमें मिलती है। वे कभी कभी तांबे, जो कहां पे? राजस्थान के खेतड़ी में, और सोने दक्षिण भारत के लिए अभियान भी भेजते थे। वहां के लोग जो है ये तांबा प्राप्त करने के लिए, सोना प्राप्त करने के लिए तो दक्षिण भारत में अभियान भेजते थे, तांबा प्राप्त करने के लिए राजस्थान के खेतड़ी में। इनसे स्थानीय समुदायों से उनका संपर्क हुआ। खेतड़ी क्षेत्र में गणेश्वर, जोधपुरा संस्कृति के भी अवशेष मिले। एक और संस्कृति का उदय हुआ जहां हड़प्पा की चीजें भी पाई गई, जिससे पता चलता है कि वहां के लोग हड़प्पा वासियों को तांबा उपलब्ध करवाते थे। हड़प्पा सभ्यता ने सामग्री पाने के लिए बस्तियां बसाई, अभियान चलाए और स्थानीय लोगों से इन्होंने क्या बनाए? संबंध बनाए।
दूरस्थ क्षेत्र जो है वहां से संपर्क कैसे हुए। हाल की खोजों से पता चलता है कि तांबा ओमान अरब प्रायद्वीप से लाया जाता था। रासायनिक परीक्षण से हड़प्पा की वस्तुओं और ओमान के तांबे से निकेल के निशान मिलते हैं। जब इनका रासायनिक परीक्षण किया गया था, केमिकल टेस्ट इनका किया गया, तब पता चलता कि ओमान का जो तांबा है, हड़प्पा की जो वस्तुएं और ओमान का जो तांबा, यहां से हमें क्या मिलते हैं, निकल जो धातु होती है उसके अवशेष मिलते हैं, यानी स्रोत समान था। ओमान में हड़प्पा के बड़े मटके मिले हैं जिन पर मोटी काली परत चढ़ी होती है। अब ये दोनों जगह एक जैसी चीजें मिल रही हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि यार संपर्क तो हमारा था, चीजों का आदान प्रदान तो हुआ था, तो दूर के जो क्षेत्र थे वहां से हमारा संपर्क जरूर था, चाहे वो व्यापारिक संपर्क क्यों ना हो। ओमान में हड़प्पा के बड़े मटके मिले हैं जिस पर मोटी काली परत चढ़ी होती है ताकि तरल पदार्थ जो है वो बाहर ना रिसे, तो बहुत ही मोटी मोटी परत होती थी। संभवतः हड़प्पावासी इन मटकों में सामान भरकर तांबे के बदले में आदान प्रदान किया करते थे, है ना। तो उस समय क्या चलता था, वस्तु विनिमय चलता था, आदान प्रदान, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं। मेसोपोटामिया के ग्रंथ तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में मैगन नामक क्षेत्र में तांबा आने का उल्लेख है, जिसे ओमान माना जाता है ना। मैगन, या फिर आप कह सकते हैं इसको मगान, मगान भी कह सकते हैं। मेसोपोटामिया की खुदाई में मिला तांबा भी निकल युक्त था। मेसोपोटामिया में खुदाई भी, वहां पे जो तांबा मिला उस तांबे में भी निकल, हड़प्पा सभ्यता वाले तांबे में भी निकल। इसका मतलब हमारा मेसोपोटामिया के साथ में क्या था, कोई ना कोई संबंध जरूर था, दूरस्थ क्षेत्रों से हमारा संपर्क था। हड़प्पा की मोहरे बाट, पासे और मन के दूर देशों में मिले हैं जो संपर्क का प्रमाण है। मेसोपोटामियाई ग्रंथों में दिलमून जिसे बहरीन, मगान जिसे ओमान, मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र, ये नाम याद कर लेना। दिलमून किसका, बहरीन का है, ओमान किसका, मगान का है, हड़प्पा क्षेत्र के लिए मेलुहा। मेलुहा से कार्नेलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना और लकड़ी के जाने की बात लिखी गई है, लकड़ी ले जाने की बात लिखी गई है। एक मेसोपोटामिया कथा में मेलुहा के पक्षी हाजा पक्षी का जिक्र है। इसे क्या बोलते हैं, हाजा पक्षी को मोर कहा है। कुछ विद्वानों ने क्या कहा है बेटा, ये हाजा पक्षी कौन सा है, मोर है, पिकॉक। संभवतः हड़प्पा का संपर्क ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया के समुद्री मार्गों से डेफिनेटली था ही था, क्योंकि समान अवशेष मिले हैं, समान प्रकार की धातु के ऊपर समान प्रकार के अवशेष, निकल के अवशेष तांबे पे मिलते हैं हमें। मोहरों पर जहाजों और नावों के चित्र भी बने हैं जो समुद्री यात्रा का संकेत देते हैं। अब भाई जहाज के चित्र बना रखे हैं, नावों के चित्र बना रखे हैं, तो इसका मतलब किसका संकेत दे रहे हैं भैया, समुद्री यात्रा का संकेत दे रहे हैं। और समुद्री यात्रा क्यों कर रहे हैं, हमें से तो यानी पिकनिक मनाने जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समुद्री यात्रा, हम समुद्री यात्रा कर रहे हैं व्यापार के लिए। हड़प्पा वासियों का ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। ये देखो आ गई बात, व्यापारिक संबंध तो इनके थे ही थे। अब जब व्यापार होगा तो संस्कृति का डेफिनेटली आदान प्रदान होगा। व्यापार करने लोग जाएंगे, वहां देखेंगे अच्छा कटी फटी जींस पहन रहे हो तुम लोग, ठीक है हम भी हमारे वहां शुरू करते हैं। हड़प्पा में फिर क्या करेंगे, हम कटी फटी जींस पहनना शुरू कर देंगे, है ना, बेगी बेगी आते हैं एकदम। मोहरे, सील्स एंड सीलिंग्स की बातचीत करेंगे। मोहरे और मोहरबंदियां लंबी दूरी के संचार के लिए उपयोग की जाती थी। सामान की थैली का मुंह रस्सी से बांध दिया जाता था, रस्सी से बांध के उसके ऊपर मुहर लगा देते थे। अब जहां ये सामान पहुंचाया जाता था वहां से अगर ये मुहर हटी हुई मिलती थी, इसका मतलब किसी ने सामान खोला है। आगे देखिए, गांठ पर गिल्ली मिट्टी लगाई जाती थी और उस पर मुहर दबाई जाती थी। यदि थैली मुहर सहित सुरक्षित पहुंचे तो इसका मतलब था कि रास्ते में उससे किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। मुहर से भेजने वाले की पहचान का भी पता चलता था, जहां की मुहर लगती थी पता लग जाता था कि यह सामग्री वहां से आई है, पहचान का पता लगता था। मतलब मुहरें सुरक्षा और पहचान दोनों के लिए ही प्रयोग होती थी, है ना। तो ये इसका कंक्लूजन है, मुहरों का प्रयोग किस लिए होता था भाई, एक तो पहचान के लिए होता था और ये सामान को सुरक्षा भी प्रदान करती थी। आगे देखेंगे, अब जो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है, रहस्यमयी लिपि, हड़प्पा की मोहरों पर अक्सर एक पंक्ति लिखी होती थी, शायद मालिक का नाम या फिर कोई उपाधि। मोहरों पर बने पशुओं के चिन्ह अशिक्षित लोगों के लिए अर्थ बताते होंगे। ये जो इतिहासकार है, जो पुरातत्वविद है, इन्होंने अपने अनुमान लगाए हैं। अधिकांश अभिलेख बहुत छोटे हैं, सबसे लंबे में कितने चिन्ह है, 16 चिन्ह है। तो जो अभिलेख है वो छोटे छोटे अभिलेख हैं, लेकिन जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें टोटल कितने चिन्ह है बेटा, उसमें 16 साइन है, सॉरी 26 साइन है। लिपि अब तक अपठनीय है, अनडेसिफर्ड है। इसके अलावा यह वर्णमाला आधारित नहीं थी, क्योंकि इसमें लगभग 375 से 400 चिन्ह थे। इसमें कोई वर्णमाला नहीं थी, कोई कैखे गड़े इस प्रकार से नहीं थी, इसमें सारे के सारे क्या थे बेटा, चिन्ह थे। और ये लिपि कौन सी थी, इसका नाम क्या है, भाव चित्रात्मक लिपि। आप याद रखोगे इसका नाम, भाव चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं क्लास में वो भी जरूर देख लेंगे भाई। लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अपन बाएं से दाएं लिख रहे हैं, ये कहां से लिखते थे, इधर से लिखना स्टार्ट करते थे, उल्टा लिखते थे, ठीक है। कुछ मुहरे से हमें इसका प्रमाण मिलता है। लेखन विभिन्न वस्तुओं पर मिला है। मुहरे, तांबे के औजार, बर्तनों के किनारे, तांबे और मिट्टी की तख्तियां, आभूषण, हड्डी की छड़ियां और एक पुराना साइन बोर्ड भी मिला है। संभव है कि नाशवान वस्तुओं, जैसे कपड़े का नाश हो सकता है, पत्तों का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, इनके ऊपर भी क्या हुआ करता हो, इनके ऊपर भी लेखन होता हो। इससे संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता में साक्षरता, लिटरेसी जो है वो काफी फैल चुकी थी, यानी लोग साक्षर तो थे, लिखी हुई चीजें जो है वो समझते थे आपस में।
आगे देखेंगे हम। आगे वजन, अब हम बातचीत करेंगे बाटों की, बातचीत करेंगे। लेन देन सटीक वजन प्रणाली के आधार पर होते थे। वजन आमतौर पर, यानी जो बाट हैं ये आमतौर पर किसके बने होते थे? चर्ट नामक एक पत्थर था, चर्ट पत्थर जो है इससे बने हुए होते थे, बाट बने हुए होते थे। बाट होते हैं आजकल वो, और घनाकार होते थे, क्यूबिक शेप में होते थे, घन की शेप में। आजकल वाले बाट देखेंगे आप वो गोल गोल होते हैं, जिन पर कोई निशान नहीं होता था। छोटे वजन बाइनरी प्रणाली 1 2 4 8 16 32 ये बाइनरी प्रणाली है। बड़े वजन दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। इसके अलावा छोटे वजन मुख्यतः गहनों और मनकों के लिए उपयोग होते थे, है ना। आज भी आप देखेंगे तो गहनों की शॉप में जाएंगे आप, है ना, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह की शॉप में जाएंगे, उनके पास कोई 2 2 किलो 5 5 किलो के बाट नहीं होते हैं, उनके पास में बिल्कुल छोटे छोटे बाट होंगे, है ना। तो उस समय भी छोटे वजन के लिए क्या करते थे? गहन, जैसे गहने मन के हैं, इनके लिए छोटे बाटों का प्रयोग करते थे, छोटे वजनों का प्रयोग करते थे। धातु की तराजू भी हमें मिलती है। और आप सुनार की शॉप में आजकल तो भाई वो इलेक्ट्रॉनिक जो वेट समूह आने लगे, तो वो तराजू आने लग गया है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले धातु की जो एक छोटी सी तराजू होती थी, आप किसी पुराने सुनार की दुकान पे जाओ, जो दुकान थोड़ी छोटी हो, वहां जाके आप उनके पास में देखना, उनके पास मिलेगी आपको एक तराजू मिलेगी आपको धातु की बनी हुई। अब आप ऐसे मत बोलना सर वो हड़प्पा से लेके आए थे क्या? हाँ, उनके पूर्वज वहीं से आए थे हड़प्पा से, वो साथ में तराजू लेके आए थे। प्राचीन प्रशासन और सत्ता, एंशिएंट अथॉरिटी एंड हड़प्पन सोसाइटी। हड़प्पा समाज में जटिल निर्णय लेने और लागू करने की व्यवस्था थी। हड़प्पा के सामान में असाधारण समानता दिखाई देती है। ईंटें अलग अलग जगहों पर बनती थी, लेकिन अनुपात पूरे क्षेत्र में एक था, चाहे जम्मू से गुजरात तक की बात क्यों ना कर लो आप। बस्तियां रणनीतिक स्थानों पर बसाई गई थी और हर जगह के उद्देश्य के अनुसार बसाई गई थी, कि कौन सी जगह अगर कोई बस्ती बसा रहे हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे नहीं सामान उठाया चल दिए। मजदूरों को ईंटें बनाने और विशाल दीवारों और मंचों का निर्माण करने के लिए संगठित किया जाता था। मजदूरों को इकट्ठा किया जाता था कि भैया अपन ईंटें बनाएंगे, तो फिर मजदूरों को इकट्ठा करके खूब सारी ईंटें बना लेते थे और फिर उसकी कोई ना कोई शानदार सी एक स्ट्रक्चर बना दिया करते थे। अब महल और शासकों की बातचीत करें। सत्ता का केंद्र या शासकों की तस्वीरें पुरातात्विक रिकॉर्ड में स्पष्ट बिल्कुल नहीं है। तो मोहनजोदड़ो में एक बड़ी इमारत को पुरातत्वविदों ने महल कहा। एक बहुत बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से मिली, जिसको पुरातत्वविदों ने क्या कहा, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि एक पैलेस है, एक महल है। लेकिन वहां कोई विशेष ऐतिहासिक वस्तुएं नहीं मिली। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि यार ये डेफिनेटली सच में महल होगा क्या। पुजारी राजा नामक पत्थर की मूर्ति मिली है। नाम मेसोपोटामिया के पुजारी राजाओं के संदर्भ में रखा गया है। ये पुजारी राजा किसके संदर्भ में रखा गया? मेसोपोटामिया के आधार पर। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाएं और उनका राजनीतिक संबंध अभी पूरी तरह समझ में नहीं आया है। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पा समाज में कोई राजा नहीं था और सभी समाज क्या थे भाई? सारे के सारे समाज क्या थे? एक थे। सभी समान, सारे के सारे समान स्थिति में थे। सारे समाज जो थे, सारे लोग थे, उनकी स्थिति एक थी। ऐसा नहीं है कि एक राजा है और बाकी क्या है उसकी प्रजा है, ऐसे नहीं। सबका ओहदा समान था, सबकी स्थिति बिल्कुल समान थी। कुछ का मानना है कि अलग अलग नगरों में अलग अलग शासक थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि। कुछ इतिहासकारों ने ऐसे ही बोला है कि अलग अलग नगरों के अलग अलग शासक थे। हड़प्पा का अलग है, मोहनजोदड़ो का अलग है, लोथल का अलग है। इसके बाद कुछ का कहना है कि एक ही राज्य था, क्योंकि समान वस्तुएं मिली हैं, नियोजित बस्तियां मिली हैं, ईंटों का समान आकार मिला है और कच्चे माल के पास बसावट इसके संकेत हैं कि कंप्लीट सभ्यता का राजा सिर्फ एक था। कुछ इतिहासकारों ने ऐसा भी कहा है। हड़प्पा वासियों ने शायद कुछ तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई होगी। यह भी इसी कथन का जो क्या है एक पहलू है। कुछ इमारतें प्रयोगात्मक यानी उपयोगी उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, न कि केवल शाही उद्देश्य के लिए। मतलब हड़प्पा समाज की सत्ता व्यवस्था अस्पष्ट है, लेकिन सुव्यवस्थित और संभवतः लोकतांत्रिक थी। कि भाई सत्ता व्यवस्था तो देखो अस्पष्ट है, कहा नहीं जा सकता कि हड़प्पा का अलग था कि मोहनजोदड़ो का अलग था या कंप्लीट एक ही था। लेकिन प्रमाणित इतिहासकार जो है वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हड़प्पा समाज की जो सत्ता व्यवस्था है ये हालांकि अस्पष्ट है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि ये बड़ी सुव्यवस्थित थी और संभवतः ऐसा प्रतीत होता है हमें कि ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। कैसी थी बेटा? लोकतांत्रिक, जैसी आज के समय की व्यवस्था है। सभ्यता का अंत कैसे हुआ? लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों के अधिकांश परिपक्व हड़प्पा स्थल त्याग दिए गए, यानी नष्ट हो चुके थे। इसी समय जनसंख्या नए स्थलों गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगी। वो लोग यहां से पलायन करने लगे। 1900 ईसा पूर्व के बाद कुछ स्थलों में सांस्कृतिक परिवर्तन दिखता है, जैसे विशिष्ट हड़प्पा वस्तुएं जैसे बाट, मोहरे, विशेष मन के, ये चीजें गायब हो गई। इसके बाद लेखन, लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता जो है ये भी समाप्त हो गई। कम सामग्री का उपयोग कर कम चीजें बनाई गई थी, सामग्री कम होने लगी थी, चीजें कम बनने लगी थी, प्रोडक्शन कम होने लगा था। घर बनाने की तकनीक बिगड़ चुकी थी और बड़े सार्वजनिक निर्माण नहीं हो रहे थे। इसलिए फिर सभ्यता का धीरे धीरे 1300 ईसा पूर्व तक जाते जाते कंप्लीट क्या हो गया? पतन हो गया था। कुल मिलाकर ये स्थल अब ग्रामीण जीवन के संकेत देते हैं और इन्हें उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। देखो अब 3 नाम आप याद रखोगे। एक तो हमने प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति देखा था, एक तो हमने देखा प्रारंभिक हड़प्पा, प्रारंभिक के बाद में हमने देखा था परिपक्व। क्या देखा था बेटा? परिपक्व हड़प्पा। और अब है एक उत्तर हड़प्पा।
यानी यहां से हड़प्पा की शुरुआत हुई। यहां पे हड़प्पा एकदम शानदार थी, परिपक्व थी, मेच्योर फेज में थी। और अब ये उत्तर हड़प्पा, यहां ये अब ये हड़प्पा धीरे 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 क्या होने लगी, नष्ट होने लगी, नष्ट होने लगी। बदलाव के संभावित कुछ कारण हमें बताते हैं इतिहासकार। कुछ बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे विनाश होने लगा, वनों की कटाई अधिक होने लगी इसलिए विनाश हो गया, या फिर बाढ़ आ गई, नदियों का स्थान बदल गया, नदियों का मार्ग बदल गया, या फिर नदियां बिल्कुल ही सूख गई, सूखा पड़ गया, या फिर भूमि का अत्यधिक उपयोग होने लगा, इस प्रकार से वहां पे कोई भूकंप वगैरह आ गया होगा। तो इस प्रकार के कुछ कारण हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे कारण जो है इतिहासकारों ने बताए हैं। ये कारण कुछ स्थलों के लिए सही हो सकते हैं लेकिन पूरी सभ्यता के पतन को नहीं समझाते। ऐसा लगता है कि हड़प्पा राज्य जैसी एकता जो है वो समाप्त हो गई। मोहरों, लिपि, विशेष मनक और मिट्टी के बर्तन का गायब होना, मानकीकृत वजन प्रणाली की जगह स्थानीय वजनों का उपयोग होना। देखो पहले मानकीकृत वजन प्रणाली थी, जो बाट जो थे वो मानकीकृत थे, दशमलव प्रणाली वगैरह मैंने जो आपको बताई, बाइनरी सिस्टम आपको मैंने बताया। अब स्थानीय वजनों का उपयोग होने लगा था। देखो स्थानीय वजनों का आजकल भी होता है। कुछ लोग सामान बेचने आते हैं, उनके पास में एक पर्टिकुलर एक पत्थर होता है, हम बोलते हैं यार ये कितने किलो का है, वो बोलता है 2 किलो का है, मैं नाप के लाया हूं, मेरे पास बाट नहीं है लेकिन यही मैंने इसको बाट बना रखा, उसका वो स्थानीय बाट हो गया। शहरों का पतन और शहरों का परित्याग होने लगा। इससे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा राज्य जैसी एकता जो है वो समाप्त हो रही थी। उपमहाद्वीप को नई नगर सभ्यता के लिए एक सदियों लंबा इंतजार करना पड़ा। अब इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है, मतलब क्या निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन संयोजित राज्य और सांस्कृतिक प्रणाली के खत्म होने के कारण ही हुआ। जिस प्रकार से सांस्कृतिक प्रणाली अगर धीरे 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 संस्कृति कहीं भी खत्म होती है, वो संपूर्ण राज्य ऐसे मानो कि खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपनी संस्कृति को बचा के रखो। आगे देखते हैं हम। अब हड़प्पा सभ्यता की थोड़ी सी खोज के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्या कहानी है इसकी खोज की। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को पुरातत्वविदों ने पूरा अवशेषों से समझा। जब हड़प्पा नगर ध्वस्त हुए तो लोग उनके बारे में भूल गए। हजारों साल बाद जब लोग वहां रहने लगे तो उन्हें अजीब वस्तुएं समझ में नहीं आई। ये वस्तुएं बाढ़ से बाहर आई, मिट्टी की कटाई से निकली, खेत जोतते समय या खजाना खोजते समय निकली। पुरातत्वविदों ने इन अवशेषों को देखकर सभ्यता की पहचान की और इतिहास फिर से खोजा। अब भाई ये सभ्यता नष्ट हो गई। सभ्यता नष्ट होने के बाद जैसे वापस से धीरे धीरे लोग बसने लगे, है ना। तो कई बार कोई बाढ़ आ गई तो बाढ़ से कोई चीज बह के आ गई, वो अरे यार ये क्या चीज है ना। तो इस तरह से पुरातत्वविदों ने उनको देखा। कोई मेरे जैसा था, उसने उसको रात को सपना आ गया कि इस पेड़ के नीचे खजाना है, तो पेड़ के नीचे से मैंने खुदाई शुरू कर दी। खुदाई की तो मुझे कोई बड़ी सी मूर्ति मिल गई, अरे यार ये कहां से निकली इतनी बड़ी मूर्ति, है ना। पुरातत्वविद फिर से उन्होंने देखा, बोले यार यहाँ सभ्यता थी। तो इस तरह से उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता का फिर पता लगाया गया। कनिंघम का भ्रम। कनिंघम जो है वो एएसआई के पहले निदेशक, इन्होंने 19वीं सदी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन जो है वो शुरू किए। उस समय पुरातत्वविद अक्सर लिखित स्रोतों पर डिपेंड होते थे, को मार्गदर्शक मानते थे लिखित स्रोतों को, लेकिन यहां से हमें लिखित स्रोत इतने मिलते ही नहीं है। कनिंघम की मुख्य रुचि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी जो सदी ईसा पूर्व है वहां तक और उसके बाद के समय में थी इनकी रुचि। तो ये एक तो टाइम पीरियड में कनिंघम जो ये फिट ही नहीं बैठ रहे थे। उन्होंने चीन के बौद्ध तीर्थयात्रियों के विवरणों का उपयोग करके प्रारंभिक बस्तियों का पता लगाने की कोशिश की थी। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि चीन के बौद्ध यात्री जो हैं, बौद्ध तीर्थयात्री जो हैं, उनके विवरणों का अध्ययन करके और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाने का प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, कनिंघम मिलेगा, जॉन मार्शल मिलेगा, व्हीलर मिलेगा। इस प्रकार के 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। कौन सा करना है, कनिंघम पे टिक करना है। उत्खनन में वे अक्सर ऐसी वस्तुएं निकालते थे जो उन्हें सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण लगती थी। हड़प्पा जैसी साइट यानी हड़प्पा जैसा एक स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा में था ही नहीं और जिसे प्रारंभिक ऐतिहासिक नगर नहीं माना जाता था, उनकी जांच के ढांचे में ये चीजें फिट नहीं हुई थी। मान लो आपके एग्जाम का सिलेबस कुछ और है, पढ़ आप कुछ और रहे हो, तो मार्क्स कैसे आएंगे। वही कनिंघम जी के साथ में हुआ। अब ये जो चीन के बौद्ध तीर्थयात्री थे, इनका हड़प्पा से कोई लेना देना ही नहीं था, कि ये कभी उस स्थल में गए ही नहीं। तो इनकी किताबों को पढ़ के आप क्या ही निष्कर्ष निकालोगे हड़प्पा के लिए। तो ये बेचारे के इनका क्या हो गया भाई, कनिंघम जो है कंफ्यूज हो गए, इनका भ्रम था। 19वीं सदी में कई बार हड़प्पा के अवशेष मिले और कुछ कनिंघम तक पहुंचे भी, लेकिन उन्होंने उनकी प्राचीनता जो है वो पहचानी नहीं थी, उन्होंने इग्नोर कर दिया था, है ना। बोले यार क्या ईंटे वींटे लेके आ रहे हो, हटाओ इनको। एक हड़प्पा की मुहर कनिंघम को इंग्लैंड से दी गई, उन्होंने इसे नोट किया लेकिन समय संदर्भ में इसको अच्छे से फिट नहीं रख पाए। कनिंघम सहित कई लोग मानते थे कि भारतीय इतिहास की शुरुआत गंगा घाटी के पहले शहरों से होती है, इसलिए हड़प्पा की महत्वता उनके ध्यान से छूट गई थी। इन्होंने सोचा कि यार भारतीय इतिहास की शुरुआत ही मगध से होगी, है ना, गंगा घाटी से, जहां से राज्य पनपे थे, है ना। मगध वगैरह अपन पढ़ते हैं, मगध का उत्कर्ष कैसे, महाजनपद वगैरह अपन पढ़ते हैं, है ना। तो इन्होंने सोचा यार वहां से होती है तो इतनी पीछे से तो हो ही कैसे सकती है ना। मतलब कुल मिला के ऐसे कि इनकी नीति नहीं थी काम करने का, नहीं यार कौन ही खोजेगा, छोड़ो रहने दो, है ना। फिर एक नई प्राचीन सभ्यता। 20वीं सदी की शुरुआत में हड़प्पा में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने मोहरों की खोज की, जो प्रारंभिक ऐतिहासिक स्तरों से काफी प्राचीन थी। इस खोज से हड़प्पा के महत्व को समझा जाने लगा और इस सभ्यता की
खोज हो गई। फिर धीरे धीरे सभ्यता के स्थलों की खोज होने लगी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में इसी प्रकार की मोहरें पाई, जिससे यह अनुमान लगाया कि ये सभी स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के थे। वैसी मोहर कहां से मिली? फिर मोहनजोदड़ो से। किसको मिली? राखलदास बनर्जी को मिली। इनसे पहले दयाराम साहनी को कहां से मिली? हड़प्पा से 1921 में, और आरडी बनर्जी को मोहनजोदड़ो से 1922 में। 1924 में जॉन मार्शल एएसआई के निदेशक, जिन्होंने सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी, इन्होंने वैश्विक घोषणा कर दी। एसन रॉय के अनुसार मार्शल ने भारत को 3000 साल पीछे छोड़ दिया था। तब दुनिया ने जाना कि यह नई सभ्यता मेसोपोटामिया के समकालीन थी। जॉन मार्शल भारत में पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और उन्होंने ग्रीस और क्रीट में अपने अनुभव को क्या किया? लागू किया था। मार्शल विशेष अवशेषों के साथ साथ रोजमर्रा के जीवन के पैटर्न खोजने में भी रुचि रखते थे। थोड़ी सी मार्शल के बारे में भी जानकारी है, कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है 2-3 नंबर का, तो उसमें आप इस प्रकार की फैक्ट जो है वो उनका यूज कर सकते हैं। तो ये पीपीटी भी आपके लिए बड़ी जरूरी है बेटा, आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, हम आपको टेलीग्राम पे इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में सेंड कर देंगे। उन्होंने उत्खनन को समाप्त समान क्षैतिज इकाइयों हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में किया। साइट की स्तरीय, देखो ये हॉरिजॉन्टल यूनिट जो है क्षैतिज इकाइयों में, और स्तरीय संरचना है ना, स्ट्रेटिग्राफी, ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो याद रखेंगे ये किसने किया था बेटा? ये जॉन मार्शल ने किया था। क्षैतिज इकाइयां, स्तरीय संरचना। इसके बाद इस कारण अवशेषों के संदर्भ की महत्वपूर्ण जानकारी स्थायी रूप से खो चुकी थी। नई तकनीकें नई प्रश्नों में। व्हीलर 1944 में एएसआई के निदेशक बनने के बाद उत्खनन की सही तकनीक इन्होंने अपनाई। व्हीलर ने पहचाना कि उत्खनन समान क्षैतिज लाइनों के बजाय ढेर की स्तरीय संरचना के अनुसार होना चाहिए था, है ना भाई। उन्होंने तो क्या किया, स्ट्रेटिग्राफी यानी स्तरीय संरचना का क्या किया था? उल्लंघन किया था, इसका पालन नहीं किया। किसने? जॉन मार्शल ने। पालन नहीं करने वाले जॉन मार्शल थे, और जिन्होंने अपनाया इस विधि को वो कौन थे बेटा? आरएम व्हीलर थे, है ना। मैंने उसमें ये बोल दिया था कि अपनाया था, हाँ वो करेक्शन कर लेना, मैंने बोल दिया होगा ऐसे फ्लो में। सेना के ब्रिगेडियर होने के कारण उन्होंने पुरातत्व में सैन्य सटीकता लागू की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आपको पूछेंगे कौन से पुरातत्वविद ने सैन्य सटीकता लागू की थी? किसने की थी? आरएम व्हीलर ने की थी, क्योंकि ये सेना में पहले क्या थे? ब्रिगेडियर थे, है ना। तो ब्रिगेडियर आरएम व्हीलर, ऐसे याद कर लो, फिर अपने आप याद रह जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं वर्तमान राष्ट्रीय सीमाओं से मेल नहीं खाती, लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद प्रमुख स्थल पाकिस्तान में ही क्या हुए बेटा? आ चुके थे, है ना। तो अधिकांश जो स्थल वो कहां चल गए? सारे के सारे स्वतंत्रता के बाद, बंटवारे के बाद पाकिस्तान में। इसने भारतीय पुरातत्वविदों को भारत में हड़प्पा स्थल को खोजने के लिए प्रेरित किया था कि यार सारे पाकिस्तान चले गए, अब अपन भारत में और खोजने का प्रयास करेंगे, और खूब सारे खोजे भी गए थे। चलिए आगे देखते हैं। कच्छ, पंजाब और हरियाणा में सर्वेक्षण और उत्खनन से कई हड़प्पा बस्तियां हमें मिलती हैं। कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा जैसे स्थल खोजे और उत्खनन किए गए। अभी भी नए उत्खनन क्या है? जारी हैं। नए शोध प्रश्नों में क्या क्या शामिल है? सांस्कृतिक क्रम प्राप्त करना, यानी कल्चरल सीक्वेंस जो है उसे ढूंढना, स्थलों के स्थलों के स्थान के पीछे तर्क समझना, कोई भी स्थल है वहां का कोई भी स्थान है उसके पीछे क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं, इन चीजों को समझना। वस्तुओं के कार्य और उपयोग का विश्लेषण करना, कि कोई भी वस्तु मिल रही है उसका क्या कार्य था, और कोई वस्तु मिल रही है तो उसका उपयोग क्या था, ये वस्तु बनाई कैसे जा रही थी, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें अब रिसर्च में शामिल हो चुकी हैं। नए उत्खनन जो है वो पुरातत्वविदों के द्वारा जारी हैं। 1980 के बाद से अंतरराष्ट्रीय रुचि बढ़ी है। भारत और विदेश के विशेषज्ञ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिलकर काम कर रहे हैं। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें क्या क्या है? सतही सर्वेक्षण, सरफेस एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है। मिट्टी, पत्थर, धातु, पौधे और जानवरों के अवशेषों का पता लगाया जा रहा है। उपलब्ध सभी साक्ष्यों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जा रहा है। इन प्रयासों से भविष्य में नए और रोचक निष्कर्ष मिलने की क्या है बेटा? पूरी संभावना है। अब भूतकाल को जोड़ने की समस्याएं क्या है? हड़प्पा सभ्यता को समझने में हड़प्पा लिपि जो है मदद नहीं करती, बल्कि सामग्री अवशेष जो मटेरियल एविडेंस हमें मिलते हैं यही हमारी मदद करते हैं, और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिपि तो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। यह सामग्री हो सकती है मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, घरेलू सामान, इन्हीं से मदद मिलती है बेटा हमें। सजीव सामग्री जैसे कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और बांस आमतौर पर क्या है? सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। जिन चीजों का अवशेष बचता है वे पत्थर, जली हुई मिट्टी यानी टेराकोटा, पकी हुई आप कह सकते हैं, पकी हुई मिट्टी, जली हुई मिट्टी, धातु जैसी टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। इसके अलावा केवल टूटी या बेकार वस्तुएं ही फेंकी जाती थी, बाकी सामान पुनः उपयोग किया जाता था। इसलिए जिन अवशेषों को पूरी तरह सुरक्षित पाया जाता है वे अक्सर अक्षमात यानी एक्सीडेंटल होते हैं, न कि सामान्य जीवन का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब भूतकाल को भी जोड़ने की क्या है? भूतकाल को जोड़ने में क्या आ रही है समस्याएं? कैसे आई समस्याएं? क्योंकि प्रॉपर चीजें नहीं मिल पा रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा पुरातत्वविदों को कि कौन सी चीज से हम किस प्रकार का क्या निष्कर्ष निकालें ना। तो ये कुछ समस्याएं हैं हमारे सामने। अब मान लो कोई कपड़े के ऊपर कोई अभिलेख लिखा हुआ है ना, तो कपड़े वगैरह वो एक समय में सड़ जाते हैं, उन पे कुछ हमें मिलता नहीं है, तो अब जोड़ें कैसे भाई साहब? चीजों का पता कैसे लगाएं? अब
व्याख्या की समस्याएं कैसे आई। पुरातत्वविदों के लिए धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण सबसे चुनौतीपूर्ण है। प्रारंभिक पुरातत्वविदों ने असामान्य या अज्ञात वस्तुओं को धार्मिक महत्व दिया। उदाहरण क्या है, स्त्रियों की टेराकोटा की मूर्तियां, भारी आभूषण और एलेबोरेट हेड्रेस वाली, जिन्हें मातृ देवी माना गया है ना, जिनका श्रृंगार किया गया था, है ना, एकदम से अलंकृत सर। पुरुषों की पत्थर की मूर्तियां जैसे पुजारी राजा प्राइस्ट किंग को भी धार्मिक रूप में वर्गीकृत किया गया। कुछ संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व दिया गया, जैसे ग्रेट बाथ, जिसको महान स्नानागार हमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे क्या होता था, अनुष्ठानिक महत्व के लिए है प्रसिद्ध था। कालीबंगा और लोथल में पाई गई अग्नि वेदिकाएं, यानी यहाँ पता लगा सकते हैं अनुष्ठान होते थे, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ वगैरह किए जाते थे, इसीलिए कालीबंगा और लोथल से हमें क्या मिली है, अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। मोहरों से भी धार्मिक विश्वास और प्रथाओं का अनुमान लगाया गया। कुछ में कुछ मोहर जो है वहां पे अनुष्ठानिक दृश्य मिले हैं हमें, कुछ में पौधों के चित्र जिसे प्रकृति पूजा माना गया है, कुछ पशु चित्र मिले हैं जिसे एक सींग वाला यूनिकॉर्न यानी पौराणिक या मिश्रित जीव माने गए हैं। योगाभ्यास में बैठे पात्रों को प्रोटोशिव माना गया है, जो योगा के अभ्यास में बैठे हैं, जिनकी मुहरों के ऊपर मूर्तियां बनी हुई हैं, कुछ भी बना हुआ है ना, उनको क्या माना गया है, प्रोटोशिव माना गया है। आद्य शिव जिसको कहा जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आद्य शिव, है ना। प्रोटोशिव भी याद रखना, आद्य शिव भी याद रखना। आजकल क्या है कि क्वेश्चंस में डायरेक्ट ऐसे छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं, तो इसलिए आप ये भी याद रखेंगे। शंक्वाकार पत्थर की वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया, है ना, जिसे शिवलिंग एक शिवलिंग के तरीके से माना गया था भाई। इसके बाद आगे देखेंगे हम। अधिकांश पुनर्निर्माण इस आधार पर आधारित है कि बाद की परंपराएं प्रारंभिक हड़प्पाओं के समान है। यह स्टोन क्वेंस और बर्तनों के मामले में ठीक हो सकता है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों के मामले में यह अनुमान पर आधारित है। उदाहरण प्रोटोशिव की मुहरें। ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व में रुद्र का उल्लेख है, जिसे बाद में शिव के रूप में जाना गया, लेकिन ऋग्वेद में रुद्र पशुपति या योगी के रूप में कभी भी नहीं दिखाए गए हैं। तो ये सारी की सारी बातें क्या हो गई भाई, हमारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हो गई। ये हमारे कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको चाहिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए आपको, या फिर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चाहिए जो आपकी एग्जाम में जिस प्रकार के पूछे जाते हैं उस प्रकार के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें। और एक चीज और, जिस प्रकार से आज की क्लास हमने पढ़ी है, एकदम फास्ट रैपिड रिवीजन हमने किया, वन शॉट की हमारी ये जबरदस्त क्लास भी है। आई थिंक आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई होंगी। तो इस प्रकार की अगर आप और भी क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए और भी क्लासेस लेके आए। आपकी आने वाली एग्जाम्स में भी खूब सारी हेल्प हो, आपके बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, सीवीटी में भी आपके बहुत सारे मार्क्स आए। तो 12th बोर्ड्स, सीवीटी जैसी एग्जाम्स में सफल होने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हिमालय जॉब का यह यूट्यूब चैनल। अपने परिवार से जुड़े रहिए। आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। थैंक यू वेरी मच।